everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test 14, which is of the topic work, power and energy. So let's start our discussion here. First question is the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने इसको स्ट्रेच किया. अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेचिंग कितनी हो रही है, लेट्स से ये स्ट्रेच होके इतना होगा. तो ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है ये कितना गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर. और इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u है. इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 8. अगर हम स्ट्रेचिंग और इंक्रीज कर दे, यानी कि x हम 8 सेंटीमीटर कर दे, स्ट्रेचिंग इंक्रीज कर दी, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है कि कितनी होगी. लेट्स से इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं u1 ले लेती हूँ. ठीक है. अब मुझे पता है कि स्प्रिंग के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. के स्प्रिंग कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, एक्स क्या है यहाँ पे स्ट्रेचिंग है कि कितना लेंथ स्ट्रेच हुआ वो है. तो यानी कि यहाँ से मुझे डिपेंडेंसी पता चल रही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे रेशो लिख लूँ u1 अपॉन u2 दिस इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, इकट्ठे कर दिया स्क्वायर. अब पहला केस क्या है, जब u1 क्या है, u है और स्ट्रेचिंग x1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है. इसको u2 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ये स्ट्रेचिंग कितनी है x2 8 सेंटीमीटर. तो u1 u है, u2 की वैल्यू हमें निकालनी है, x1 क्या है, स्ट्रेचिंग कितनी की गई 2 सेंटीमीटर. ठीक है. और x2 8 सेंटीमीटर. इसका स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये 4 आ गया. तो यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यू मिली 1/4 स्क्वायर. राइट. अब अगर मैं यहाँ पे u2 की वैल्यू में मुझे क्या मिल रही है 16 टाइम्स ऑफ u. तो इसका ऑप्शन आएगा ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ. ऑप्शन है हमारे पास वर्क, फोर्स, पावर, मोमेंटम. राइट. अब ग्राफ किसके बीच में है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को मैं एक्स ले रही हूँ लेट्स से. राइट. तो हमें इसकी स्लोप बतानी है. अब हमें पता है हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज चेंज इन द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय dx. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर. मैं इसका डेरिवेटिव ले सकती हूँ. ठीक है. y कोऑर्डिनेट मैंने चेंज ले लिया. ठीक है. नीचे क्या है dx, यानी कि x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या है पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है मेरा. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया ये वाला वैल्यू. राइट. अब ऊपर वाले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव ले, अगर हाफ m 2v dv बाई dt हो जाएगा ये, और नीचे भी dx बाई dt. मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि मुझे स्लोप बताना है कि वो मुझे क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ. तो स्लोप में जो वैल्यू आएगी उसका हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ. रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या आता है, कोई क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो इसलिए मैंने टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. ये कैंसिल हो गया 2 से 2. ठीक है. अब ये स्लोप किसकी कितनी मिली, mv dv बाई dt, नीचे क्या है dx बाई dt. अब dx बाई dt क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, mv dv बाई dt अपॉन वेलोसिटी, ये कैंसिल हो गया. तो ये क्या मिला m dv बाई dt. अब m कांस्टेंट है. ठीक है. तो मैं इसको डेरिवेटिव के अंदर ले जाऊं. अब देखो यहाँ पे मुझे टाइम रेट ऑफ चेंज किसका मिल रहा है, mv का. mv क्या होता है मेरे पास, मोमेंटम. तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप बतानी थी, स्लोप हम निकालते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट. तो ये चेंज हो गया y कोऑर्डिनेट के क्रॉस काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और ये x. तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लिया. ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ. रेट का मतलब होता है जब कोई क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, इसीलिए टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया ऊपर नीचे, फिर उसको कैलकुलेट किया. अब ये रेट ऑफ चेंज हमें किसका बता रहा है, m इंटू वी. m इंटू वी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम. तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A body of mass 2 kilogram, it is projected at 20 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. Power due to gravitational force at the highest point is, ठीक है। अब बोला गया है कि एक बॉडी जो है जिसका मास क्या है 2 किलोग्राम, लेट से ये हमारी बॉडी है, इसका मास 2 किलोग्राम गिवन है, इसको प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बन रहा है, ये हमारी इस तरफ वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब पता है प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, पावर बतानी है हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, पावर हमारे पास रिलेशन होता है एफ बी कॉस थीटा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है, इस तरफ मिलेगी, इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगी, और फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। दोनों के बीच एंगल कितना मिल रहा है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, दैट इज 90। तो पावर कितना आ गया, एफ वी कॉस 90, कॉस 90 इज 0, ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पे जो v है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, है ना। तो इसके बीच में और यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, इसीलिए पावर क्या होगी, 0 हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी थ्रो अ बॉडी upward with the velocity of 4 meter per second, then at what height does it kinetic energy reduces to half of its initial value? मान लो मैंने यहाँ इस पॉइंट ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, अब ये किसी हाइट पे जा रही है, लेट से बी पॉइंट पे चली गई, यहाँ हाइट पे इसकी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है। अब मैं ए पॉइंट पे इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की निकालू, वो क्या आएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। तो ये कितनी मिली मुझे, हाफ एम, यू की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये मिला मुझे 4। अब यहाँ पे हाइट पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, हाफ हो रही है, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, ये 2 8 आएगा, दिस इज 8 m, ठीक है। अब हाफ हो रही है तो ये कितनी मिली, 8m/2, दैट इज 4m। अब हाइट पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ ये पार्टिकल ऊपर गया, अब हाइट पे जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाइट पे इसकी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यही होगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास हाइट पे, दैट इज 4m, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, क्योंकि वर्क डन कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ही फोर्स लग रही है, उसके अगेंस्ट ही जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh। m से m कैंसिल हो गया, हाइट क्या आ गया 4/g। क्वेश्चन में गिवन है कि g की वैल्यू 10 लेनी है, सो दिस इज 0.4 मीटर, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इनिशियली हमने क्या किया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, किसी हाइट पे लेट से बी पॉइंट तक ये गया, इस हाइट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इसकी एनर्जी हाफ हो रही है। अब यही एनर्जी जो है इसकी, इसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसी की वजह से तो ये ऊपर जा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी में, इसीलिए ये स्टेप किया है। ये फर्स्ट इक्वेशन इसी की वजह से आई है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the kinetic energy of a body becomes 4 times its original value। हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, वो है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज k1, ठीक है। तो क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ k1, ओरिजिनल वैल्यू का 4 टाइम्स हो गया। क्या बताना है, न्यू लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब k1 ओरिजिनल लिया है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो लीनियर मोमेंटम की ओरिजिनल वैल्यू हम ले लेते हैं p1, ठीक है। अब जो न्यू लीनियर मोमेंटम है वो निकालना है, उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं p2, यानी कि हमें p2 की वैल्यू निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, दैट इज p²/2m। यहाँ से p² क्या आ गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से रेशियो लिख लेते हैं,
P1 square upon P2 square, this is equal to 2m K1 upon 2m K2. 2m तो कैंसिल हो गया। P1 क्या है हमारा लीनियर मोमेंटम, वो P1 ही है, ठीक है। P1 स्क्वायर हो गया, ये P2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। K1 जो है वो K1 है, K2 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स ऑफ K1, ये कैंसिल हो गया K1 से K1। तो यहाँ से P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर क्या मिला 1/4। हमें P2 स्क्वायर चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4P1 स्क्वायर। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ P1, यानी कि जो न्यू लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज दिस। हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स की गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें। यहाँ पे साइन क्या आएगा, एक रिपल्सिव टर्म होती है, एक अट्रैक्टिव टर्म होती है, प्लस साइन होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं। देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमें बताना है इनमें से कौन सा कंडीशन जो है वो सही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे dv बाई डी आर को जीरो कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो क्या आएगा, दिस इज 12a अपॉन आर की पावर 13 माइनस दिस इज 6b अपॉन आर 7। अब इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, 12a अपॉन आर की पावर 13, दिस इज 6b अपॉन आर की पावर 7। तो यहाँ से आ गया 12a अपॉन 6b विच इज इक्वल टू आर की पावर 6। तो यहाँ से आर की पावर 6 किसके इक्वल आ रहा है 2a बाई बी। यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन डी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये पोटेंशियल टर्म, इसमें एक रिपल्सिव टर्म होती है, एक अट्रैक्टिव टर्म होती है, तो इन दोनों के बीच में एक प्लस साइन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। Next, a mass m is lowered with the help of a string by a distance d at a constant acceleration g by 4. The work done by the string is। अब एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग की हेल्प से हमने क्या किया, लेट से ये मास पहले यहाँ पे था, इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आए इस तरह से, यहाँ पे पहुंच गया लेट से। तो ये कितने डिस्टेंस से नीचे आया, d डिस्टेंस से। तो हमें बताना है कि जो वर्क डन है वो कितना हुआ स्ट्रिंग से। अब पता है स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंशन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी हुआ है। मतलब हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है, टेंशन फोर्स लग रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंशन जो है फोर्स स्ट्रिंग में किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है ना, लोअर्ड किया है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है जी बाई 4, ठीक है। तो फोर्स सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। सीडो फोर्स से नहीं करते हैं हम, इसको सिंपली करते हैं, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, जी बाई 4, ये एक्सेलरेशन है जी बाई 4। अब देखो मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, यानी कि mg माइनस टी लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, mg माइनस एम इंटू ए, ये मुझे टेंशन की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे मैं टेंशन की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, m कॉमन ले लिया, g माइनस ए। अब a कितना है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज माइनस ए की वैल्यू है g बाई 4। तो t किसके इक्वल आ गया m, इसको हमने सॉल्व किया, दिस इज 4g माइनस जी, ये बना 3g बाई 4। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो वर्क डन कितना हुआ, टेंशन की वैल्यू फिल कर दी हमने 3mg बाई 4, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है d। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3mg d बाई 4, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, दीज हैव द स्प्रिंग कांस्टेंट्स के एंड के बी, और ये रिलेशन गिवन है। अब दो स्प्रिंग्स है, लेट्स से ये स्प्रिंग ए है, दूसरा स्प्रिंग क्या है, बी है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, इसका के बी है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। These are stretched by applying the force of equal magnitude, दोनों को सेम फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच कर दिया।
एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी। अब जब स्ट्रेचिंग करेंगे हमें पता है यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ई ए क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स ए स्क्वायर। लेट से इसकी स्ट्रेचिंग जो हुई एक्स ए हुई, ठीक है, इस तरफ। और बी के लिए हम लिख सकते हैं हाफ के, यहाँ पे के ए आएगा और ये के बी आएगा, एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्प्रिंग जब फोर्स लगाएंगे वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, मान लिया उसकी स्ट्रेचिंग एक्स ए है और इसकी स्ट्रेचिंग भी कितनी है, एक्स बी ले ली, दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को। हमारे पास क्या आया, हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन हाफ के ए एक्स बी स्क्वायर। ये के, सॉरी, ये कैंसिल नहीं होगा, के ए और के बी अलग है, यहाँ पे के बी है। ठीक है, यहाँ पे के बी है और ये एक्स बी का स्क्वायर है, हाफ कैंसिल हो गया। अब के ए को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ के बी, ये रिलेशन गिवन है ना हमें, नीचे क्या है के बी और ये एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर। के बी से के बी कैंसिल हो गया तो ये क्या मिला, एक्स ए अपॉन एक्स बी का स्क्वायर। अब देखो जब हम यहाँ पे इस तरफ इसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, इस तरफ हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, a इंटू एक्स, ये किसके साथ बैलेंस होगी, जो हमने अप्लाई किया है फोर्स वो कितना है, F। ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि हमने ऐसे स्प्रिंग को क्या है स्ट्रेच किया है, तो इस तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी और स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, k इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं ए स्प्रिंग के लिए ले रही हूँ तो यहाँ पे के ए एक्स ए आ जाएगा, राइट। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन के ए। एक्स बी भी इसी तरह से आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के बी। अब मुझे एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू चाहिए, वो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन के ए, दिस इज फोर्स अपॉन के बी। ये कैंसिल हो गया फोर्स, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस हमने दोनों पे अप्लाई की थी। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की रेशियो किसके इक्वल आ गई, के बी अपॉन के ए। के बी की वैल्यू, यहाँ पे के ए की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स ए अपॉन एक्स बी, दैट इज के बी, के ए की वैल्यू फिल कर दी 2 टाइम्स के बी, ये कैंसिल हो गया। तो ये एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब ये जो हमारे पास एनर्जी का रेशियो आया था, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रही हूँ, इसमें ये रेशियो की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, मेरी स्पेस खत्म हो गई है। अब जो वैल्यू आई है मेरे पास एक्स ए अपॉन एक्स बी की, ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में फिल करूंगी मैं। तो ई ए अपॉन ई बी, दिस इज इक्वल टू 2, एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या आई, 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना मिला, 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2। तो ये रेशियो आ गई 1/2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन बी, तो यहाँ से ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ई ए। तो ये ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर। तो वाटर जो है, एक हाइट है हमारे पास यहाँ पे 60 मीटर, यहाँ से वाटर जो है वो फॉल कर रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टरबाइन। तो ये इस रेट से फॉल कर रहा है ताकि वो टरबाइन को ऑपरेट कर सके। लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ एनर्जी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 10% का। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। अब पावर क्या होता है हमारे पास, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। बट यहाँ पे एनर्जी, कितनी एनर्जी पावर जनरेट करेगी, 10% तो लॉस हो रहा है, तो कितनी बची, 90%, वही पावर प्रोवाइड करवा रही है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, mgh अपॉन टाइम इंटू 90/100। ठीक है, अब देखो ये रेट क्या है, 15 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब ये m अपॉन टी की वैल्यू गिवन है, दिस इज 15, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है, और ये 90/100, ये 90% हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल।
ये मिला 15, 10 और ये 6 इंटू 9, 4 और ये 15। ये मिला इतना। ठीक है, अब क्योंकि आंसर किलोवाट में गिवन है तो ये कितना आ जाएगा 8.1। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass 100 gram, it is thrown vertically upward with the speed of 5 meter per second. The work done by force of gravity during the time the particle goes up is। तो एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास है हमारे पास 100 ग्राम, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है किस स्पीड के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से वर्क डन हमें बताना है कितना होगा ड्यूरिंग द टाइम पार्टिकल गोज अप। अब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसका मतलब हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो माइनस mgh आ जाएगा। उसके फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क डन कर रहे हैं ना, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये वर्क डन कितना हो गया, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और h कितना है यहाँ पे 5। h की वैल्यू चाहिए, ये h नहीं है, वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू है। तो लेट्स फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, किसी मैक्सिमम हाइट तक ही जो ऑब्जेक्ट है वो जा सकती है, तो लेट्स से मैक्सिमम हाइट h है। ठीक है, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ऊपर की तरफ h है, और एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस जी आ जाएगी क्योंकि मोशन इसका ऊपर की तरफ है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, राइट। अब किसी हाइट तक की जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर हो गया 2, a की वैल्यू कितनी है माइनस जी, s को हम क्या लिख सकते हैं h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, -25 अपॉन -2g, ये कैंसिल कर दिया हमने। c की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये 25/20 आ गया। ठीक है, अब h की वैल्यू इस यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो वर्क डन कितना मिला, -100/1000 इंटू 10 इंटू 25/20, है ना। ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, क्या बचा -25/20, 5 5 25, -5/4 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आएगा 1, और ये मिला 10.28 20 1.25। सो ऑप्शन डी सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स बाय हैंड। तो एक बॉल है जिसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर, हैंड अगर 0.2 मीटर मूव कर रहा है वाइल अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स लगाते वक्त, तो जो बॉल है वो 2 मीटर फर्दर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है कि कितना होगा, जी की वैल्यू 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें बताना है। अब देखो हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको हमें, दैट इज mgh के इक्वल होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज mgh। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, mgh/s। मास कितना है 0.2, जी की वैल्यू 10 है, हाइट कितनी है, अब देखो जब हैंड 0.2 मीटर और मूव करता है तो वो 2 मीटर हाइट और अटेन कर लेती है बॉल, तो टोटल हाइट 2.2 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें फोर्स मिला 22 न्यूटन। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A uniform chain of length L, mass M, it is kept on the smooth table. ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ डायग्राम हम यहाँ पे। लेट्स से ये हमारा टेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक लेंथ बड़ी चेन है हमारी जिसकी लेंथ L है, मास M है। 1/4 जो है चेन वो क्या हैंग कर रही है वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल, ठीक है। तो लेट्स से ड्रॉ द चेन हियर, ये हमारी चेन है। तो ये ऐसे हैंगिंग पोर्शन भी दिखा देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये ऐसे है। तो ये जो हैंगिंग पोर्शन है ये कितना पोर्शन है, 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब टेबल पे कितना पार्ट पड़ा है, 3/4 पार्ट, है ना। वर्क डन इन पुलिंग बैक हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन ऑन द टेबल इज। अब हमें क्या करना है कि इस चेन को पुल करना है इस तरफ, तो ताकि जो हैंगिंग पार्ट है वो टेबल पे आ सके। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट। अब जब फाइनल वैल्यू क्या आएगी, देखो जब हमने फोर्स लगा दिया तो ये सारा जो हैंगिंग पार्ट है वो टेबल पे आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ रही नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 0 आ गई। अब इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियली देखो क्या है, 3/4 पार्ट तो ये टेबल पे पड़ा है, इसकी हाइट क्या है, 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यहाँ पे दो पार्ट्स में आएंगे। एक तो जो पार्ट टेबल पे पड़ा है, पार्ट ऑन टेबल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, जो हैंग कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस लेवल कहाँ पे ले रही हूँ, ये टेबल का जो सरफेस है ना ये वाला, इसको मैं अपना रेफरेंस लेवल कंसीडर कर रही हूँ। इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं हाइट मेजर करूंगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हुई, क्योंकि ये जब हम पुल करेंगे सारी चेन तो टेबल पे आ जाएगी, हैंगिंग पार्ट तो वो टेबल पे आ जाएगा, तो रेफरेंस लेवल पे ही आ गया, हाइट कोई नहीं है, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। इनिशियल हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली चेन ऐसे पड़ी है, अब यहाँ पे चेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक तो पार्ट टेबल पे पड़ा है, एक हैंग कर रहा है। अब जो पार्ट टेबल पे पड़ा है वो रेफरेंस लेवल के क्रॉस ही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली, 0, क्योंकि उसकी तो कोई हाइट ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो हैंगिंग पार्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे देखो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या गिवन है, L गिवन है, मास M गिवन है। हैंगिंग पार्ट का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, mgh। अब मुझे पहले h भी चाहिए, m भी चाहिए। हम इस हैंगिंग पार्ट का मास निकालते हैं पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, वो कितना आएगा, कितना मास जो है, जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास कितना आएगा। देखो इस चेन की मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ फुल चेन, पूरी चेन की मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, m/l, ठीक है। तो इसको मैं अगर कितना पार्ट हैंग कर रहा है, L/4, तो ये L से L कैंसिल हो गया, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना मिला, m/4, ठीक है। क्योंकि मैंने मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस है मास की ही वैल्यू आएगी। तो मास पर यूनिट लेंथ पूरी चेन का कितना है, m/l। जो पार्ट हैंग कर रहा है कितना लेंथ है उसका, L/4। तो मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास हैंगिंग पार्ट का मास कितना आ गया, मैं mh लिख रही हूँ, हैंगिंग पार्ट का मास आ गया m/4। अब इसकी हाइट भी निकालनी है। अब देखो हमें पता है यहाँ पे जो सारा मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो मान लो यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का ये कितना डिस्टेंस होगा इस रेफरेंस लेवल से, ये हाइट कितनी होगी। देखो पूरा ये जो है ये क्या है, L/4 है। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना चेन, नॉन यूनिफॉर्म थोड़ी है, ठीक है। तो ये मिड पे आएगा, मिड में है ये L/4 का मिडल पार्ट, ठीक है। L/4, देखो मैं यहाँ पे फिर से समझा देती हूँ, ये पार्ट हैंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस लेवल है, इसकी लेंथ कितनी है, L/4। अब ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिडल में आएगा, तो मिडल का इस रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस निकालना है हमें, क्योंकि वही हमारी क्या होगी, हाइट होगी।
ऐसे तो हम यहाँ पे ये चेन है, ये पूरी ये चेन का पार्ट है, ये चेन का पार्ट है, ये नीचे चेन का पार्ट है, ऐसे है ना। तो पूरी चेन का हम हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं ना बॉडी का। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, यानी कि इस रेफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या आएगा, L/8, क्योंकि पूरी लेंथ यहाँ पे L/4 हैंग कर रही है, तो मिडल में होगा सेंटर ऑफ मास, उसका डिस्टेंस रेफरेंस लेवल से कितना आया, L/8। तो यानी कि हाइट की वैल्यू क्या आ गई, L/8। ठीक है। अब ये जो हैंगिंग पोर्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, वो कितनी आएगी, mgh। नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे मेजर कर रहे हैं ना हाइट, नीचे की तरफ हाइट मेजर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर हम रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ हाइट मेजर करते हैं वो पॉजिटिव आती। तो ये मास कितना आया, m/4, ये g, और ये L/8, तो ये मिला mg/L/32। ये हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम यहाँ पे वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन क्या आया मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 माइनस, और ये माइनस एक और है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हैंगिंग पार्ट कितना वर्क डन आया, mgl/32। तो mgl/32 जो है वो हमारा आंसर आया। एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। होना तो ऐसे ही चाहिए। ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे हम वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ये तो ये नेगेटिव माइनस नहीं होता यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये नेगेटिव साइन की गड़बड़ आ रही है कहीं पे। चलो देखते हैं, बट इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी ही आएगा, माइनस साइन कहीं पे गड़बड़ हुआ है, या तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए वर्क डन पर यूनिट। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई आ जाएगा, और ये 0 माइनस एक माइनस ये साइन यहाँ से आ गया तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से सेटल डाउन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। Next, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. तो एक बॉडी जो है यूनिडायरेक्शनली मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, under the influence of source of constant power, its displacement in time it is proportional to। ओके, तो जो एक बॉडी है वो मूव कर रही है, पावर क्या होता है हमारे पास, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सलरेशन, ये होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो एक्सलरेशन होता है वो हम कैसे निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सलरेशन की जगह लिख सकती हूँ m/t s अपॉन t का स्क्वायर, क्योंकि एक्सलरेशन कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट से ही निकलता है। ठीक है, 2 टाइम्स अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से एस स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ देखनी है ना, तो p किसके इक्वल आ गया, एस स्क्वायर एस क्यूब हो गया, ऐसे नहीं करते।
पावर हमारे पास होता है फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी का, कांस्टेंट पावर है ना ये, तो पावर कांस्टेंट पावर है, इसको मैं पी को सी लिख सकती हूँ, कोई कांस्टेंट सी नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, और ये वी हो गया। अब ये जो एक्सलरेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ डीवी बाई डी टी इंटू वी, यहाँ से मेरे पास आ गया c इंटू डी टी इज इक्वल टू एम वी डी वी, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो ये मिला c इंटू टी दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर आया मेरे पास टू सी टी बाई एम, राइट, और v की वैल्यू क्या आई टू सी टी अपॉन एम, इसकी पावर 1/2। अब ये जो टू सी बाई एम है ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, ये t की पावर 1/2 आ, ठीक है। तो यहाँ पे b को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का डेरिवेटिव, तो ये टू सी बाई एम, इसकी पावर 1/2, t की पावर 1/2, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें अगर हम, तो ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन टू सी बाई एम, इसकी पावर 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ, इंटीग्रेशन भी तभी होगी, यहाँ पे dt उस तरफ ले जाते हैं, तो ये ऐसा आ गया, ये तो है ही कांस्टेंट हमारा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन की t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो t की पावर 3/2 के साथ वेरी कर रही है, ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द डैम इज एन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज 10 मीटर, तो डैम की हाइट गिवन है हमें 10 मीटर, इन ऑर्डर टू जनरेट द पावर ऑफ 1 मेगावाट, हमें पावर कितनी जनरेट करनी है 1 मेगावाट, यानी कि 10⁶ वाट, द मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम दैट मस्ट बी फॉल पर सेकेंड ऑन द ब्लेड ऑफ टरबाइन इज, तो हमें क्या निकालना है कि कितना मास ऑफ वाटर पर सेकेंड जो है वो फॉल कर रहा है टरबाइन के ब्लेड्स पे, ठीक है। तो अभी हमें पता है पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, यहाँ पे वर्क कौन है, किसकी वजह से हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एम जी एच अपॉन टी, तो यहाँ से m अपॉन टी हमें निकालना है, तो पावर अपॉन जी इंटू एच आ गया, पावर की वैल्यू 10⁶, जी कितना है लेट से 10 है, हाइट कितनी है 10 है, तो ये 10⁴ किलोग्राम हमारे पास आ गया जो मास फॉल कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, 10⁴, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स द अनदर बॉडी विच इज एट अ रेस्ट, तो एक बॉडी जिसका मास m है ये स्ट्राइक कर रही है दूसरी बॉडी के साथ, ठीक है, जो रेस्ट पे है, और उसका मास कितना है m/9, assuming the impact to be perfectly inelastic, तो इन इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ये, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द कांटेक्ट, तो इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों मासेस, और कंबाइन होके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव कर, लेट से ये मास इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर, तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वो ट्रांसफर हुआ है हीट में, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम, क्या आएगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी 1/2, मास कितना है m प्लस m/9 इंटू कैपिटल V स्क्वायर, ये फाइनल है, ठीक है। फ्रैक्शन बताना है कितना हीट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि लॉस ही हो रहा है यहाँ पे एनर्जी का, तभी तो वो हीट में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, तो पहले हमें यहाँ पे कैपिटल V जो ये वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा mu, फाइनल मोमेंटम इज m प्लस m/9 इंटू वी, यहाँ से एम यू किसके इक्वल आ गया 9m प्लस एम, दिस इज 10/9 m इंटू वी, एम से m कैंसिल हो गया, कैपिटल V की वैल्यू आई 9u/10, ये अब हम फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसमें फिल कर देते हैं 1/2, ये एलसीएम लिया मैंने तो ये 10 m/9 आ गया, ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू फिल की, ये 9u/10 का स्क्वायर आ गया, तो 1/2 10m/9, ये 9 का स्क्वायर u का स्क्वायर और ये 10 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक 9 कैंसिल हो गया यहाँ से,
तो ये कितना मिला ऊपर 9, ये m u स्क्वायर, नीचे मिल रहा है 2 और एक 10 बच रहा है। अब लॉस निकालना, कितना फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इनिशियली हमारे पास है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 9 mu स्क्वायर अपॉन 20 अपॉन हाफ एम स्क्वायर। हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो ये मिला 1 माइनस 9/10। ठीक है, और नीचे भी क्या है हाफ एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिला 10 माइनस 9 1/10, यानी कि 0.1 जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal ball of mass 2 किलोग्राम moving with speed 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक मास है हमारा 2 किलोग्राम, ये मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। हैज हेड ऑन कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉल, इसकी कोलिजन हो रही है स्टेशनरी बॉल से जिसका मास कितना है 3 किलोग्राम, ये रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, अब कोलिजन होने के बाद दोनों बॉल्स क्या है इकट्ठे मूव कर रही हैं, तो मास एड अप हो जाएगा और इसकी फाइनल स्पीड v ले लेते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है, अब पहले ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 को 5/18 से कन्वर्ट किया तो ये कितनी मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं क्योंकि मुझे ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 2 इंटू 10, इसकी स्पीड 10 है, प्लस ये 3 इसका ये रेस्ट पे है, इज इक्वल टू 5 इंटू, तो ये कितना मिला 20 इज इक्वल टू 5 इंटू वी। फाइनल सिस्टम की वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ, मास की वैल्यू 2, वी कितना है इसका 10 का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई 100 जूल। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आएगी हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, तो ये मिला हाफ, एम की वैल्यू कितनी है, ये सम कितना है 5 है, पी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2, 5 टू 10 4 40। अब लॉस बताना है, तो लॉस देखो कितना हो रहा है 100 माइनस 40, यानी कि 60 जूल का लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। A shell is fired from the cannon with the velocity of v meter per second at an angle theta with the horizontal direction। ठीक है, शेल जो है वो फायर हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है थीटा, v उसकी स्पीड है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास। अब ये जो प्रोजेक्ट किया है फायर किया है ऐसे जा रहा है, लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लेट्स से जब ये यहाँ आया एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इक्वल मासेस है। अगर इसका मास m है, इसका मास क्या हो जाएगा m/2 और इसका भी m/2। ठीक है, वन ऑफ द पीस रिट्रेसेस इट्स पाथ, इसमें से मान लो ये जो फर्स्ट मास है ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, सेकेंड वाले की, लेट से ये जो सेकेंड वाला है इसकी स्पीड मैं कैपिटल V ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होता है, कौन सा, दैट इज v cos थीटा। अब क्योंकि ये पार्टिकल ये मास जो है अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v cos थीटा ही होगी इसके पास वेलोसिटी, तभी तो ये पाथ रिट्रेस कर रहा है ना अपना। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं v1 ले लेती हूँ, चलो v1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देती हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी कितनी थी v cos थीटा,
फाइनल मोमेंटम में क्या है, ये फर्स्ट पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, तो मतलब इसके पास यही वेलोसिटी होगी v cos थीटा, प्लस दूसरा मास जो है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं m/2 v1 किसके इक्वल आ गया, mv cos थीटा माइनस m/2 v cos थीटा। देखो ये वाला जो मास है ये पाथ रिट्रेस कर रहा है, वापस आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे वेलोसिटी का, नेगेटिव साइन ही होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो एम वी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 1 + 1/2, यहाँ से हमारे पास क्या मिला, m/2 v1 दिस इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा 3/2, ये कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया, तो v1 की वैल्यू कितनी मिली, 3v cos थीटा। So option A जो है that is the correct answer. A sphere A of mass 1 kilogram moving along x axis with velocity यहाँ पे 2 meter per second. This is colliding with another sphere of body, a sphere B of mass this which is initially at rest. Let's draw the x axis direction here. ठीक है, यहाँ पे एक sphere है A, ये मूव कर रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, दूसरा सफियर जो है बी, ये रेस्ट पे है, इसका मास 0.5 किलोग्राम है, राइट। आफ्टर द कोलिजन सफियर ए मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्स। जब इनकी कोलिजन हो गई, कोलिजन ये तो हो गया बिफोर कोलिजन का केस। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो ए पार्टिकल है, ए सफियर है, वो इस तरफ जा रहा है और उसका एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और स्पीड कितनी है उसकी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो दूसरा पार्टिकल बी जो है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, मैं उसकी वेलोसिटी बी ले रही हूँ क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सफियर बी निकालना है, बी ले लेते हैं, ये बी है और ये ए सफियर है। लेट से ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्स डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। अलोंग एक्स डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, ये पार्टिकल ही मूव कर रहा है, यानी कि ए का मास कितना है 1 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है इसकी 2, यही मिला। और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, देखो यहाँ पे मोमेंटम हमें पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस तरफ ए का जो है मोमेंटम क्या आ जाएगा, ए का मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे एम वी कॉस 60 डिग्री, और इस तरफ भी आ जाएगा एम वी साइन 60 डिग्री। ठीक है, और जो बी सफियर है उसके कंपोनेंट्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल अल्फा यहाँ पे बन रहा है, तो मैं ब्लू के साथ लिख रही हूँ, ये एम बी कॉज अल्फा बी का कंपोनेंट, और नीचे की तरफ आएगा एम बी साइन अल्फा। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन के अलोंग देखो दोनों कॉज कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ए का मास कितना है हमारा 1, और वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है आफ्टर कोलिजन 1 के साथ, कॉज 60 डिग्री, प्लस बी का मास कितना है 0.5। ठीक है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है कॉज अल्फा, तो इसको इक्वेट किया, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल किया, तो ये कितना मिला 2 इज इक्वल टू cos 60 प्लस B 0.5 को मैं 5/10 लिख दूं और 1/2 आ जाएगा, V/2 cos अल्फा बन गया। cos 60 हमारा होता है 1/2, 1/2 प्लस V/2 cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से V/2 cos अल्फा कितना मिला मुझे, 2 माइनस 1/2 3/2, तो V/2 cos अल्फा मिला 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, V cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अलोंग वाई डायरेक्शन देखना है अब हमें। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि इनिशियली तो वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या आ रहा है, एम वी साइन 60
माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एम वी साइन अल्फा। तो ये यहाँ से क्या मिला, ये मास कितना है ए का 1, वेलोसिटी 1, साइन 60√3/2, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बी 0.5 वी साइन अल्फा। तो ये 0.5 को 5/10 और ये 2 आ गया v/2 साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू √3/2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मुझे v साइन अल्फा की वैल्यू कितनी मिली, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। दो इक्वेशंस आ गई है मेरे पास, इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देते हैं। मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, v cos अल्फा इज इक्वल टू 3, दूसरी आई है v sin अल्फा इज √3। तो इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग किया तो इस तरफ क्या मिला, v², इस तरफ मिला 9+3, तो v की वैल्यू क्या आ गई, √12। ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle of mass m is moving in the circular path of radius constant radius r such that centripetal acceleration जो है k square r t square है, where k is constant, power constant है, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें पावर बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, इसको हम लिख सकते हैं v²/r, दिस इज k² r इंटू टी स्क्वायर। हमें पावर निकालना है ना, देखो पावर का रिलेशन होता है एफ वी कॉस थीटा। अब मैं इसको अगर देखूं, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इंटू वी, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया ये। तो मुझे यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलना चाहिए फोर्स का और वेलोसिटी, तभी ये मैं कर रही हूँ। एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम v²/r लिख सकते हैं, तो v² किसके इक्वल आ गया, k² r² t²। यहाँ से v की वैल्यू मिली k r इंटू टी, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सलरेशन निकाल लेते हैं, वो क्या होती है, dv/dt। तो ये कितना मिला, k इंटू आर, ये टेंजेंशियल एक्सलरेशन आ गई। अब फोर्स टेंजेंशियल कितनी होगी, दैट इज मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलरेशन, मास टेंजेंशियल एक्सलरेशन की वैल्यू k r। अब फोर्स भी आ गया, v भी आ गया, पावर लिख लेते हैं, दैट इज f इंटू वी। f की वैल्यू m k r, v की वैल्यू k r t। तो ये हमारे पास पावर कितना मिला, m k² r² इंटू टी। तो ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फोर्स दिस acts on the particle moving in the xy plane where k is the constant. Starting from origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point a0। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से, मान लो ये ओरिजिन है एक्सिस का, ये यहाँ से किस तरफ लेके जा रहे हैं इसको, इस तरफ, किस पॉइंट तक, a0 तक, ठीक है। देन पैरेलल टू y एक्सिस टू द पॉइंट a y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ले गए, ये कोऑर्डिनेट गिवन है a टोटल वर्क डन हमें बताना है कि फोर्स ने कितना किया, ठीक है। अब देखो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, पहले फर्स्ट वर्क डन आएगा प्लस W2। वर्क डन फर्स्ट क्या है, जब हम ये पॉइंट ओरिजिन से ए पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो वर्क डन है। और W2 वर्क डन है ये वाला, जो ए से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। अब वर्क डन W1 की बात करते हैं। देखो फोर्स इस तरफ लगेगी, फोर्स F वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स की वैल्यू फिल की मैंने, माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू जे के कैप, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जो है वो जीरो है, ओ से ए तक, वाई जीरो है तो डी वाई भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, डी वाई भी तो कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की हो रही है, तो ये डी वाई तो खत्म, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे जीरो फिल कर देते हैं, तो W1 क्या मिला, माइनस के इंटीग्रेशन x j कैप है ये, और साथ में आ गया डॉट प्रोडक्ट विद dx i कैप। अब j डॉट i तो जीरो है, तो वर्क डन क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब सेकेंड वर्क डन निकाल लेते हैं, जो कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं a से b तक। तो ये क्या आएगा, f डॉट ds। अब क्योंकि ये y डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है, तो ds की वैल्यू dy इंटू जे कैप आ जाएगा,
और x देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, a से a, y चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू फिल की मैंने, y जो है वो चेंज नहीं हो रहा, y इंटू आई कैप प्लस x कितना है, a इंटू जे कैप, ठीक है। डॉट ds डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, y डायरेक्शन में, तो dy जे कैप। अब j डॉट जे 1 मिलेगा ना हमें, माइनस के इंटीग्रेशन a इंटू डी वाई, और dy कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से a तक, ठीक है। तो ये मिला माइनस के, a बाहर आ गया, dy की इंटीग्रेशन y 0 से a, तो ये मिला माइनस के a इंटू ए, तो ये वर्क डन आ गया माइनस के a स्क्वायर। तो ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर।